बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। DGISPR की मुलाकात हुई है सहाफ़ियों के साथ, कुछ जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं उनके साथ, और ये मुलाकात खुफिया रखी गई। यानी सहाफ़ियों को ये कहा गया कि आपने जाकर बताना नहीं है कि आपकी मुलाकात DGISPR से हुई है। रावलपिंडी में ये मुलाकात हुई और यहाँ पे जो चीज़ें डिस्कस हुई, अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बाहर आ रही हैं। कुछ चीज़ें फर्दर बाहर आ जाएंगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। DGISPR हज करने गए थे, कुछ हमारे साफ़ी दोस्त हैं वो तो हज की मुबारकबादें देते रहे वहाँ पे, लेकिन जो असल में खबर है वो दो चीज़ों के हवाले से ज़्यादा अभी तक बाहर आई। नंबर एक, कश्मीर पे फोकस था उनका और अफ़गानिस्तान के ऊपर उनका फोकस था। ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर वो बात कर रहे थे। तो कश्मीर और अफ़गानिस्तान में इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के लिए चैलेंजेस हैं। कश्मीर में चैलेंज ये है, देखें गिलगित बल्तिस्तान में तो उन्होंने अपनी हुकूमत बना ली है, और मैंने आपसे कहा था कि वो मैदान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर करेंगे और कुछ भी करेंगे। जैसे बलूचिस्तान में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कभी भी ये सूट नहीं करता कि कोई ऐसी हुकूमत हो जो अवाम ने बनाई हो। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर भी उनकी रेड लाइन्स हैं। वो वहाँ पे भी बहुत हसास मामलात हैं, वहाँ पे किसी और की हुकूमत कभी भी बर्दाश्त नहीं करते। वैसे तो पाकिस्तान में किसी की हुकूमत बर्दाश्त नहीं करते, उनके बड़े मफादात हैं, लेकिन इन जगहों पे ख़ास तौर पे वो अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। यहाँ जितने भी खूबसूरत इलाके हैं वहाँ पे आप देखें बड़े शानदार मेस बने हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त जो जो सबसे खूबसूरत एरियाज़ हैं, बड़े बड़े किले हैं, बहुत खूबसूरत एरियाज़ हैं, वो फ़ौज के कंट्रोल में है इन एरियाज़ में। और खूबसूरत तरीन इलाके, बड़े अच्छे मैसेज, बहुत ज़बरदस्त रिक्रिएशनल साइट्स, वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में। गरीब आदमी या गरीब फौजी का वहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। अफसरान और उनकी फैमिली जो है वो काफ़ी इंटरटेन होती हैं। मैं माजी में ये सारी चीज़ें खुद हम देखते रहे हैं, क्योंकि जब सहाफ़ियों को ले जाया जाता था वॉर जोन्स के अंदर या ऐसे एरियाज में जहाँ पे बॉर्डर है या लड़ाई है, तो वहाँ पे हमें इन जगहों को देखने का भी मौका जाते हुए मिलता था, आते हुए भी मिलता था। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ, और जो लोग फ़ौज से रिटायर हुए और जिनके फ़ौज के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे, वो फिर बताते भी हैं कि किस तरीके से जो कौम का बजट है वो कहाँ कहाँ पे भी लग जाता है। यानी हमें तो सिर्फ ये लगता है ना कि सिर्फ गोली बारूद और बंदूकें खरीदी जाती हैं, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें भी हैं जैसे हर इदारे में होती हैं, वैसे फ़ौज में भी हैं। कोई पाकिस्तान से बाहर तो ये इदारा नहीं है, जैसे पाकिस्तान के बाकी इदारे हैं वैसे भी फ़ौज भी एक इदारा है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है इनका। तो नाज़रीन, DGISPR ने कश्मीर के बारे में ये कहा कि रियासत जो है वो भी माँ बनकर प्यार से और मोहब्बत से डील कर रही है। फिर उन्होंने ये दावा किया कि जैसे बलूचिस्तान के अंदर एक बलोच यकजहती कमेटी थी, उसके बारे में एक प्रोपेगेंडा आपको याद है किया गया था कि ये दहशतगर्द हैं सारे, और फिर मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके पीछे पड़ गया था। और फिर आप देखें मारम बलोच हों या बाकी लोग हों, बगैर सबूतों के उनको जेलों में डाला हुआ है। उनके ऊपर कोई केसेस नहीं है, कुछ साबित नहीं कर सके आज तक, लेकिन कई कई महीनों से वो लोग जेलों में बंद हैं। ऐसे ही ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा जो उनके लिए बेचारे आवाज़ उठाते थे, उन दोनों को भी लंबी सजाएं देके जेलों में बंद कर दिया गया है, सिर्फ एक ट्वीट करने के जुर्म पर। देखिए, जिस अदालत ने ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को सजा दी एक ट्वीट के ऊपर, उसी अदालत में एक जज के बेटे ने दो खवातीन को सड़क पे कुचल के मार दिया। बगैर लाइसेंस के, बगैर कानूनी गाड़ी वो चला रहा था और उसने कुचल के दो खवातीन को मार दिया, और वो एक दिन भी जेल नहीं गया, थाने से ही छुड़ा के उसे घर ले गए। तो ये तो इंसाफ है पाकिस्तान में, और ये सूरत हाल है इंसाफ की। बहरहाल अब फोकस जो है वो कश्मीर के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान के बारे में उन्होंने काफ़ी बातें की। बलूचिस्तान के बारे में उन्होंने कहा जनाब कि बलूचिस्तान में देखें ये जो बलोच यकजहती कमेटी थी, फिर ये इनके कैसे पोल खुल गए, इनकी चीज़ें सामने आ गई। हालांकि जो चीज़ें सामने आई आज तक हमारे सामने तो नहीं रखी गई, किसी जगह पे किसी फोरम पे साबित नहीं किया जा सका कि मारंग बलोच या उनके साथ जो एहतजाज करने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक पुरअमन एहतजाज करके अपना हक मांगते हैं, उनके हवाले से किसी जगह पे भी किसी किस्म का कोई सबूत अभी ना पेश किया गया, ना साबित किया गया। किसी फोरम पे उनको गलत साबित नहीं किया जा सका, और यही वजह है कि बगैर किसी अदालती फैसले के बंदोबस्त करके सिस्टम ने उन्हें जेलों के अंदर बंद रखा हुआ है, और कोई कानूनी वजह नहीं है। जैसे इमरान खान को बंद करने की कोई कानूनी वजह नहीं है। कश्मीर के बारे में उन्होंने कहा जी कि रियासत अभी माँ बनकर कोशिश कर रही है पुरअमन तरीके से मामला हल करने के लिए, लेकिन फिर बाप बन जाती है रियासत बाद में, और वो हमला भी कर देती है। तो हार्ड स्टेट का एक कॉन्सेप्ट है। देखिए, अभी माँ बन के ये काम कर रहे हैं तो इतनी गोलियां रोजाना चल जाती हैं, दर्जनों लोग अब तक गोलियां उन्हें लग चुकी हैं, बहुत सारे लोग जख्मी हुए हैं, काफ़ी लोग शहीद हो गए हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे कश्मीरी अपने जनाजे उठाते हैं, कभी एक, कभी दो, कभी तीन। रावला कोट में, कोटली में कैसे खून रेजी हुई है, कैसे क्रैकडाउन हुआ, किस तरह टॉर्चर किया गया लोगों के ऊपर, लोगों को उकसाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप प्लस माइनस करें तो क्या रियासत माँ वाला रोल प्ले कर रही है? तो जवाब यह है कि वो नहीं कर रही। और दूसरा ये कि DGISPR आज़ाद कश्मीर के मामलात में ये मुदाखलत कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तान का ये मुकदमा है कि आज़ाद कश्मीर एक आज़ाद मुल्क है। पाकिस्तान का ये मुकदमा है कि वहाँ की सुप्रीम कोर्ट, वहाँ की
जो चाहे वो अदलिया है, चाहे सियासी जमातें हैं, चाहे वहाँ की पार्लिमान है, वो सारे अलग हैं और पाकिस्तान का उनके साथ कोई ताल्लुक ऐसा सच नहीं है, सवाए इसके कि पाकिस्तान उनके हक के खुद इरादियत को तस्लीम करता है और सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ DGI-SPR कह रहे हैं कि रियासत, तो रियासत तो आज़ाद कश्मीर की है ना, तो वो आज़ाद कश्मीर की रियासत बात करेगी, उनके बिहाफ के ऊपर DGI-SPR तो बात नहीं कर सकते। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में जिसकी ताकत है उसकी भैंस है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और ताकत के बलबूते के ऊपर फैसले होते हैं तो फिर जो मर्जी करी जाए, जो मर्जी कही जाए। बहरहाल वो ये कहते हैं जनाब उनको सबूत मिल गए हैं, लेकिन अभी तक किसी एक सोर्स ने भी मुझे ये नहीं बताया कि उन्हें कोई सबूत दिखाए हों DGI-SPR ने कि ये लोग गद्दार हो चुके हैं, या ये लोग भारत के साथ मिल गए हैं, या ये लोग दुश्मन के एजेंडे के ऊपर चल रहे हैं और दुश्मन से पैसा ले रहे हैं। ऐसा कुछ भी साबित नहीं किया जा सका। मेरा नहीं ख्याल कि साबित कर सकेंगे, क्योंकि कश्मीरी जो मांग रहे हैं वो उनका हक है। और मेरी इतला के मुताबिक इस वक्त बैकडोर चैनल राब्ते भी हो रहे हैं। जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग जिनके सरों के ऊपर इनाम रख दिए गए, वो तो बराह रास्त इन मुज़ाकरात के अंदर या बैकडोर चैनल्स राब्तों के अंदर शामिल नहीं है, लेकिन उनके साथ कुछ लोग राब्तों में हैं जो उलमा इकराम है, और वो लोग फिर राब्ते कर रहे हैं हुकूमत के साथ, और कोशिश की जा रही है कि आज़ाद कश्मीर के मामलात को अफाम व तफहीम से हल किया जा सके। बाकी मामला तो हल हो जाते हैं, लेकिन 12 मुहाजिर नशिस्तों का मामला बार बार आकर फंस जाता है। अब यहाँ पे जो एक मुतालबा किया जा रहा है वो ये कि आप 12 नशिस्तें रखना चाहते हैं आप रखें, लेकिन आप इन्हें हुकूमत बनाने और गिराने का इख्तियार ना दें। यानी जब आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म चुना जाए तो ये 12 नशिस्तों का कोई रोल नहीं होना चाहिए, और जब मखसूस नशिस्तें बांटी जाएं तो उनमें भी इन 12 नशिस्तों का कोई रोल नहीं होना चाहिए, और जब कोई हुकूमत आज़ाद कश्मीर में गिराई जाए तो उस वक्त भी इन 12 नशिस्तों का कोई रोल नहीं होना चाहिए। बाकी आप इन्हें रखना चाहते हैं आप इन्हें रखें, आप इनसे आवाज़ उठाना चाहते हैं आवाज़ उठाएं, सिंबॉलिक इनको हैसियत देना चाहते हैं, इनसे जोर लगवाना चाहते हैं, आप सारा कुछ करें, आलमी सतह पर इनके दौरे करवाएं, जो मर्जी करें, लेकिन आप आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को बनाने में, उसको गिराने में, उसके मामलात को चलाने में आप इनको शामिल ना करें। तो ये उनकी जानिब से एक मुतालबा है। भारत मुज़ाकरात हो रहे हैं, देखें उसका नतीजा क्या निकलता है। 28वीं आईनी तरमीम पे एस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि PMLN और पीपल्स पार्टी मिलकर खेल रहे हैं, और वो 28वीं आईनी तरमीम अब शायद नहीं होने देंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी को जिस तरीके से और नून लीग को ब्लैकमेल कर दिया गया गिलगित बल्तिस्तान में, एस्टेब्लिशमेंट ने 4 आज़ाद उम्मीदवार उठा के IPPs की झोली में डाल दिए। IPP एक पॉलिटिकल पार्टी भी है ना, एक तो वो IPP है जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया ना, तो एक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी है IPP। ये IPPs जो है एस्टेब्लिशमेंट को बहुत प्यारे हैं, चाहे वो IPPs अवाम की जेबों पे डाका डालने वाले IPPs हों जिन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने और सियासी जमातों ने मिलकर लगाया, और उनके ज़रिए से कौम से इतना पैसा छीना जाता है कि जो शख्स भी 1 यूनिट बिजली इस्तेमाल करता है वफाकी वज़ीर पानी और बिजली के मुताबिक वो 4 यूनिट बिजली के पैसे देता है। मुझे पहले लगता था कि ये 1 और 3 का रेशो है कि अगर आप 1 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आप 3 यूनिट बिजली का पैसा देते हैं, नहीं। लेकिन पानी और बिजली के वफाकी वजीर ने कहा नहीं, आप अगर 25 रुपए की बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आप 100 रुपया बिल देते हैं, यानी जो 75 रुपए हैं वो आप IPPs की जेब में डालते हैं जिसकी उन्होंने बिजली नहीं बनाई हुई होती। तो ये IPPs एस्टेब्लिशमेंट को बहुत पसंद है, इसीलिए उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम भी IPP रख दिया, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। ये पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में एक भी सीट नहीं जीती, लेकिन इस पार्टी को 4 आज़ाद उम्मीदवार तोहफे में दे दिए गए। वजह यह है कि 4 आज़ाद उम्मीदवार मिलने के बाद ना सिचुएशन बड़ी मज़ेदार बन गई। अभी कुछ नशिस्तें हैं 2-3 जिनके ऊपर कन्फ्यूजन है, वो फैसला आ जाएगा। इनमें 9 सीटें बताई जा रही हैं पीपल्स पार्टी की, 8 PMLN को दी गई हैं। अब 4 ये जो हैं अगर IPPs को मिल गई तो IPP इन दोनों में से जिसके साथ जाएगी वो हुकूमत बना लेगा। कैसा ज़बरदस्त काम हो गया। IPP इन दोनों में से जिसके साथ जाएगी वो हुकूमत बना लेगा। और IPP किसकी जमात है आप जानते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की जमात है। तो एस्टेब्लिशमेंट ने सारा का सारा खेल अपने हाथ में रख लिया है। अब फैसलवाडा जो है वो लॉन्च हो जाते हैं जैसे ही ये पता चलता है कि 28वीं आईनी तरमीम में कोई गेम हो रही है, और तरमीम के ऊपर काम तो तकरीबन हो चुका है, अब तो तरमीम सिर्फ पास करवानी है। तो फैसलवाडा आते हैं सियासतदानों को और सियासी जमातों को उनकी औकात याद दिलाने के लिए। वो आए, आकर उन्होंने पहले तो ये बताया कि जनाब पाकिस्तान में हुक्मरान बनने के लिए, क्योंकि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के आला-ए-कार हैं फैसलवाडा, और इस वक्त वो उनका कीमती सामान उठाकर पीछे पीछे चलते हैं जर्नैलों के, तो फैसलवाडा बेहतर जानते हैं कि कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जो किसी शख्स में हो तो वो हुक्मरान बन सकता है। फैसलवाडा ने बताया कि एस्टेब्लिशमेंट को किस तरह के लोग पसंद हैं। और उन्होंने कहा हुकूमत में आने के लिए आपको नकम्मा, इश्तेहारी, मफरूर, बीमार, कातिल और जानी होना चाहिए। ये फैसलवाडा साहब ने फरमाया कि ये वाली खसूसियात अगर आपके अंदर हैं तो आप हुकूमत में आ सकते हैं। यानी एस्टेब्लिशमेंट को इस किस्म के लोग पसंद हैं, उनको वो हुकूमत में लेकर आते हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट का फार्मूला उन्होंने बता दिया है। देखिए, सियासतदानों को गंदा करने का सिलसिला हमेशा से जारी,
ये जर्नैल ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकातें करते हैं सहाफ़ियों के साथ, तो एक ही बात करते हैं, सियासतदान बहुत गंदे हैं, सियासतदानों ने करप्शन की है, सियासतदान दो नंबरी करते हैं, सियासतदान मुल्क को खा रहे हैं, सियासतदान मुल्क को तबाह कर रहे हैं। फ़ौजी बहुत अच्छे हैं, फ़ौज ने बड़ा कमाल काम किया है, फ़ौज मुल्क को नहीं खा रही है, फ़ौज मुल्क के लिए दिन रात सोचती है, दिन रात कोशिश करती है, हम तो कुर्बानियाँ देते हैं। तो हमेशा जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो ये माइंड सेट बनाती है पाकिस्तान में कि सियासतदान बहुत गंदे हैं। लेकिन याद रखिएगा, पाकिस्तान एक सियासतदान ने बनाया था, पाकिस्तान को आईन एक सियासतदान ने दिया था। पाकिस्तान ने आज तक जितनी तरक्की की उसमें ज़्यादा हिस्सा सियासतदानों का है। पाकिस्तान का दिमाग सियासतदान है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जब जब आती है, वक्ती तौर पे पाकिस्तान को छोटा मोटा कोई फ़ायदा हो भी जाए तो लॉन्ग रन में पाकिस्तान को नुकसान होता है। अयूब खान ने जिस तरह की सियासत की तराह डाली, उसने पाकिस्तान की सियासत को तबाह कर दिया। बाद में पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया। याह्या खान ने पाकिस्तान को दो टुकड़े करने में आखिरी हथौड़ा चलाया। ज़ियाउल हक आया और उसने वक्ती तौर पे फ़ायदा उठाया। अमेरिका से ताल्लुकात, दुनिया भर उसको आंखों का तारा बनाकर फिरती थी। ज़ियाउल हक यहाँ पे डिक्टेटर था, उसने अफगानिस्तान के अंदर एक जहाद करवाया और ज़ियाउल हक तो चला गया, लेकिन पीछे क्या छोड़ गया? मंशियात और क्लाशनकोफ, और पाकिस्तान में कितना खून बह गया। दहशतगर्दी ज़ियाउल हक ने इंट्रोड्यूस करवाई थी पाकिस्तान के अंदर। फिर परवेज़ मुशर्रफ आता है, वो अमेरिका के आगे लेट जाता है, अमेरिका की आंखों का तारा बन जाता है। आज आसिम मुनीर अमेरिका की आंखों का तारा बने हुए हैं। ये सिलसिला चलता रहता है। जो डिक्टेटर्स होते हैं या मिलिट्री जर्नल्स होते हैं, ये अमेरिका की आंखों के तारे बनते हैं और हमेशा ये कहा जाता है, देखो जी अमेरिका इनसे कितना खुश है, आलमी सतह पे कितनी कामयाबियां मिल रही हैं। कोई कामयाबी नहीं मिल रही। कामयाबी पता किसे कहते हैं? पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म हो जाए। क्या खत्म हुई? नहीं, वो पहले से ज्यादा है। कामयाबी किसे कहते हैं? कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो जाए। क्या बेहतर हुई? नहीं, वो बर्बाद हो गई। कामयाबी पता किसे कहते हैं? कि आम आदमी की जिंदगी आसान हो जाए, महंगाई खत्म हो जाए। क्या खत्म हो गई महंगाई? नहीं हुई, आम आदमी की जिंदगी पहले से ज्यादा मुश्किल हो गई। कामयाबी पता किसे कहते हैं? कि आपके मुल्क में धड़ाधड़ सरमायाकारी आ रही हो, आपके मुल्क में सयाह आ रहे हो। क्या वो हो रहा है? नहीं हो रहा। कामयाबी इसे कहते हैं कि आप कर्जे वापस उतार रहे हो, आप कर्जे चढ़ाते चले जा रहे हैं, चढ़ाते चले जा रहे हैं, आपने रिकॉर्ड कर्जे ले लिए। कामयाबी किसे कहते हैं? कि लोग काम करने के लिए आपके मुल्क में आए, आपके मुल्क से ब्रेन ड्रेन लगातार हो रहा है और आपका आर्मी चीफ कहता है ये ब्रेन गेन है। ये नहीं, उनके कहने से तो नहीं हो जाएगा। डॉक्टर जा रहे हैं, इंजीनियर जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं, सरमायाकार जा रहे हैं, जो कारोबार करना जानते हैं, जो स्किल्ड लोग हैं, वो पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। तो ये कामयाबी है। कामयाबी पता किसे कहते हैं? कामयाबी कहते हैं जब आप तजारती खसारे में ना हो बल्कि मुनाफे में हो। आप लगातार तजारती खसारे में होते चले जा रहे हैं। तरक्याती बजट आपने इंतहाई कम कर दिया है। यानी पाकिस्तान को ये कहते हैं हम तरक्की की मनाजिल तय करवाएंगे। बहुत सारे लोग ये प्रेडिक्शन कर रहे थे 2026-27 का साल वो होगा जब पाकिस्तान तरक्की की सीढ़ियां चढ़ेगा, यहां से पाकिस्तान ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। इस तरह की बातें हमने सुनी। चंगी ऊंची उड़ान की तरफ पाकिस्तान गया है, तरक्याती बजट आधे से भी कम कर दिया। ऐसे आप मुल्क चलाएंगे? आपको पता है तरक्याती बजट कम क्यों किया है? आम आदमी जिसको इस बात की समझ नहीं आती, जरा मैं उसको समझा देता हूं आसान अल्फाज में। हुकूमत का काम क्या होता है? हुकूमत का काम होता है कि वो अवाम से टैक्स इकट्ठा करती है और उस टैक्स के जरिए से अवाम के तरक्याती मंसूबों पे काम करती है। और टैक्स का बड़ा हिस्सा तरक्याती मंसूबों पे लगाया जाता है कि कहीं पे बड़े बड़े तालीमी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहीं पे सेहत के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहीं पे खेलों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहीं पे एनर्जी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहीं पे डैम्स बन रहे हैं, कहीं आबपाशी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहीं आवाम के लिए बड़ी बड़ी स्कीमें लाई जा रही हैं, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सड़कें निकल रही हैं। बहुत सारी चीज़ें ना, साइंस में तरक्की हो रही होती है, टेक्नोलॉजी में तरक्की हो रही होती है। तो ये तरक्याती बजट होता है कि जब आवाम से पैसा इकट्ठा करती है हुकूमत, तो फिर वो तरक्याती कामों पर लगाती है। अब इस हुकूमत ने अपने अल्ले तलल्ले तो कम करने नहीं है। इन्होंने तो अय्याशी वाले तैयारे भी खरीदने हैं, बैरून मुल्क दौरों पर भी जाना है, फैमिली भी लेकर जानी है, मेकअप आर्टिस्ट भी लेकर जाने हैं, बच्चों को लेकर जाना है, बच्चों के दोस्तों को लेकर जाना है। तो इन्होंने तो अपना इंजॉय करना है, वो तो इन्होंने बंद करना नहीं है। प्रोटोकॉल तो इन्होंने इंजॉय करना है। इनके अपने दफातर के जो बजट हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, अपने MNAs के फंड ये उनको देंगे। तो ये कहाँ से जाकर कट लगाते हैं? जो इनके लिए आसान तरीका है वो क्या? तरक्याती बजट कम कर दो, यानी अवाम के तरक्याती मंसूबे कम कर दें। कौम को कहानी सुनाई कि हम तरक्याती मनाजिल तय करेंगे, यहां से पाकिस्तान ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा, और जिस चीज को उड़ान कहते हैं कि तरक्याती बजट, वो आधे से भी कम कर दिए। तो पाकिस्तान का तरक्याती बजट जो कम होगा ना, याद रखिएगा, जब सरकारी मंसूबे बंद हो जाएंगे तो बेशुमार लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है उनका पूरा का पूरा इन्हिसार सरकारी मंसूबों के ऊपर होता है। तो जब आपने वो सारा साइज ही छोटा कर दिया, तो अभी आप देखेंगे इस साल और कितनी बेरोजगारी होती है, और कितनी गुर्बत होती है, और कितने लोग अपना पैसा लेकर पाकिस्तान से भागते हैं। ये आपको दिखाई देगा जिस तरीके से इन्होंने तरक्याती बजट कम कर दिया। तो मैं आपको कह रहा था कि सियासतदानों को बदनाम करने का सिलसिला जारी है। हमेशा जर्नैल खुद को अच्छा दिखाते हैं और सियासतदानों को बुरा दिखाते हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान आज तक स्टेबल नहीं हो सका। पहले लोगों में नफरत फैलाई गई, सारे सियासतदान बुरे हैं।
हर सियासतदान जो हुकूमत में भी होता है ये उसको ऑफ द रिकॉर्ड बुरा ही कहते हैं और अपने आप को ये अच्छा कहते हैं। सियासतदानों को ये बात समझनी पड़ेगी, वो एक जबान करके इकट्ठे हो जाए सारे और इकट्ठे होकर कहें कि जर्नैल बुरे हैं, इन्होंने पाकिस्तान पे बार बार कब्जा किया है, ये सरकारी मुलाजिम है, ये तनख्वाह लेते हैं, इनका काम है हमारे हुक्म को माने, हम हुकूमत बनाते हैं अवाम के वोटों से, जब हम आ जाते हैं तो हम जो हुक्म दें ये हमारे हुक्म की जो है वो खिलाफ वर्जी कभी ना करें, ये होना चाहिए। लेकिन उल्टा क्या होता है कि वो सियासतदानों को बदनाम करते हैं और हमारे मीडिया के लोग इसमें इस्तेमाल होते हैं, कई अनजाने में इस्तेमाल हो जाते हैं, कई जानबूझकर इस्तेमाल हो जाते हैं, कई अपने जाती मफाद के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। मैं नहीं कह रहा कि सारे के सारे जो हैं मीडिया के लोग बदनीयत हैं, बहुत सारे लोगों को आइडिया ही नहीं होता कि उनके साथ क्या खेल खेला जा रहा है। यानी मैं अपने बारे में आपको बताता हूं, जाती तौर पे मुझे बहुत सारे लोगों को, पूरे पाकिस्तान को, इवन इमरान खान को ये लगता था कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो भी फैसले करती है वो पाकिस्तान का भला सोचकर करती है। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना और फिर हमने इनकी इंक्वायरियां भुगती और जब इनके साथ बैठकर बात की तो हम सर पकड़ के बैठ गए कि यार ये क्या लोग हैं, ये तो अपने फायदे से बाहर देखते ही नहीं है कि हमारी एक्सटेंशन, हमारा इस्तिस्ना, हमारी नौकरी, हमारा कारोबार, हमारा मफाद, हमारा बजट, ये अपनी जात से बाहर ही नहीं जाते। आज हमारा इस खित्ते के अंदर जो तरक्याती बजट है वो बांग्लादेश के मुकाबले में, इंडिया के मुकाबले में, नेपाल भूटान के मुकाबले में, या आप अफगानिस्तान भी लगा लें, जितना बजट हमारे पास है परसेंटेज में आप करके देख लें, हम सबसे कम तरक्याती बजट खर्च कर रहे हैं। तो हम तरक्की कैसे करेंगे? नहीं कर सकेंगे। हाँ, सिर्फ ये है कि हमें आलमी सतह पे सालसी करनी है, बड़े बड़े लोगों की मीटिंग्स के अंदर जाकर बैठना है और काटन वाले कपड़े पहन के, जैसे कोई बंदा बहुत गरीब घर का होता है ना, उसके घर के अंदर भूख होती है, नंग होती है, परेशानी होती है, लड़ाई होती है, फसाद होता है, और वो शाम को काटन वाला सूट पहन के चौधरियों की महफिल में जाकर बैठ के चौड़ा हो जाता है कि जनाब मेरी तो बड़ी इज्जत है, और घर के अंदर कुछ नहीं होता। ये पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं जनाब। बाहर साड़ी बड़ी गेम है, वो पाकिस्तान के अंदर आपने बेड़ा गर्क कर दिया। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर गेम उठाने की नहीं थी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कश्मीर को आज़ाद करवा के दें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तान का पानी जो इंडिया कब्जा कर रहा है वो छुड़वा के दें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तान के अंदर से आप दहशतगर्दी खत्म करें। ये तीन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इन तीनों के अंदर नाकाम रहे, ये तीनों काम नहीं कर पाए बदकिस्मती से। और जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं वो इसके ऊपर जनाब ताशे बजाते हैं। मैं हैरान होता हूं। तो जब भी आईनी तरमीम करनी होती है, फैसलवाड़ा लॉन्च हो जाता है और वो अपना काम शुरू कर देता है। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा की अब सूरत हाल ये बन गई है, एक तो इमरान खान साहब की बहनों को मुलाकात करने नहीं दी गई, एक मरतबा फिर मुलाकात ना हुई और वो अपना धरना खत्म करके वापस चले गए। 10,000 बंदा लाने का दावा किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन 2,000 बंदा टोटल, मुझे जो सहाफ़ियों ने बताया कि 2,000 के करीब बंदा टोटल पहुंचा था, और वो भी कोई आ रहा था और कोई जा रहा था, और एक वक्त में 1200-1500 के बीच में लोग मैक्सिमम इकट्ठे हुए होंगे, इससे ज़्यादा लोग एक वक्त में इकट्ठे नहीं हुए। ये है ज़मीनी हकायक अडयाला जेल के बाहर से। इमरान खान की बहनों से वादा कुछ और किया गया, सूरत हाल कुछ और है। लोग मायूस हो गए हैं, लोग इस लीडरशिप के लिए अब निकलना भी नहीं चाहते। और जो कुछ पाकिस्तान में जुल्म और फसायत हो रहा है, देखिए जब लोग मायूस हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा दब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो एक दिन आता है कि लोग लीडरलेस हो जाते हैं, और फिर वो होता है जिसे आप बांग्लादेश में आपने होते हुए देखा, श्रीलंका में आपने होते हुए देखा, नेपाल में आपने होते हुए देखा, दुनिया के और ममालिक में आपने होते हुए देखा। तो ये पाकिस्तान में भी खुदा न खास्ता ये मामला उस तरफ ले जाएंगे और एक दिन पाकिस्तानी अपना हक छीनने पर मजबूर हो जाएंगे। कश्मीर में आप उसका एक झलक देख रहे हैं। अब अगर समझदार होंगे और अक्लमंद होंगे तो कश्मीरियों के साथ मुज़ाकरात करके मामला हल कर लें, क्योंकि कश्मीरी पीछे हटने के लिए फ़िलहाल तो तैयार नज़र नहीं आ रहे। अब फेस सेविंग चाहिए, हुकूमत कोई ना कोई फेस सेविंग ले, कोई रास्ता निकाले और कश्मीरियों को वापस उनके घरों में भेजे और रूटीन के मुताबिक वहाँ इलेक्शन करवाए। और इलेक्शन में अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट रोल प्ले ना करे तो क्या हो जाएगा? हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट के असर के बाहर एक बन जाएगी, तो चलो कश्मीरी खुश हो जाएंगे, वो राज़ी हो जाएंगे। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को हर जगह पे अपना कंट्रोल चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो इस बात पे मानेंगे। आलमी मंडी में तेल की कीमतें इंतहाई कम होती चली जा रही, लगातार कम हो रही हैं। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो $5 मजीद तेल की कीमतें गिर गई हैं। तो इतनी जो तेल की कीमतें लगातार कम हुई हैं, लगभग $75 से $78 के बीच में इस वक्त वेरी कर रही हैं आलमी मंडी में तेल की कीमतें। तो जब इतनी कम हो गई हैं तो आप भी कम कर दें। जब कीमतें बढ़ानी होती थी तो जैसे ही आलमी मंडी में ऊपर जाती थी, साथ ही ये लेवी लगा देते थे, कीमतें बढ़ा देते थे, बढ़ाते थे 150-150 करके। इकट्ठी कीमत इन्होंने पाकिस्तान में $200 तक 2-4-5 दिनों के अंदर हम देखते रहे, पता नहीं $200 तक इन्होंने तेल की कीमतें बढ़ा दी थी। कहां से कहां पेट्रोल की कीमतें ले गए। पूरी दुनिया में किसी ने ऐसा नहीं किया जो इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ कर दिया। जुल्म और जबर की इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ इंतहा कर दी थी। लेवी इन्होंने 160 तक पहुंचा दी थी बेवकूफ़ों ने। तो अब आलमी मंडी में तेल की कीमतें नहायत कम हो गई हैं, तो फौरी तौर पर आवाम को रिलीफ दें। जैसे फौरी तौर पर आपने आवाम के सर पर डंडा मारा था, रिलीफ दें। पेट्रोल की कीमतें कम करें, बिजली की कीमतें कम करें, गैस की कीमतें कम करें। अब आप ईरान से गैस खरीद सकते हैं। ईरान को इजाज़त मिल गई है कि वो तेल और गैस की सप्लाई कर सकता है दुनिया को। तो आप गैस पाइपलाइन मुकम्मल करें। ईरान ने तो अपनी मुकम्मल कर ली है।
आप भी अपने हिस्से की पाइपलाइन डालें और ईरान से गैस खरीदें। देखिए पूरे पाकिस्तान के अंदर तो पाइपलाइन पाकिस्तान की बिछी हुई है, आपने सिर्फ मेन लाइन तक लेकर जाना है ना, तो आप ईरान से गैस लें और आप पाकिस्तानियों को सहूलत दें। पाकिस्तान की इंडस्ट्री को भी इसका फ़ायदा होगा, पाकिस्तान के शहरियों को भी इसका फ़ायदा होगा, पाकिस्तान इससे तरक्की करेगा। तो आपको लेनी चाहिए गैस, आपका हमसाया मुल्क है, आपके पास एक मौका है, इस मौके से आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। तो नाज़रीन, जो बजट की सूरत हाल है, खैबर पख्तूनख्वा बेचारे वो यहाँ तक पहुँच गए कि जी हम 3 माह का बजट पास करेंगे। इमरान खान साहब से जब तक मुलाकात नहीं होती तब तक हम मुकम्मल बजट पास नहीं करेंगे। सलमान अकरम राजा साहब का एक स्टेटमेंट मैं देख रहा था। देखिए यहाँ तक हालात पहुँच गए हैं कि बजट को अब एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये नहायत कमज़ोर कार्रवाई है। देखिए ये इनकी मर्ज़ी है, ये जो मर्ज़ी करें, उनकी हुकूमत है। वो बजट आज पूरा पेश कर दे, 1 महीने का करें या 1 दिन का करें, फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इतनी बेबस और मजबूर हो गई है कि वो बजट को एक बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है। यानी इतनी बड़ी पार्टी जिसने करोड़ों वोट लिए हैं, इतना बड़ा लीडर जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मकबूल है, ये बाहर बैठे हुए पॉलिटिकल लोग उसके नाम के ऊपर कोई तंजीम साजी नहीं कर सके, कोई माहौल नहीं बना सके। इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट का कहा था, हमने तो देखी नहीं। सुहेल अफरीदी ने ऐलान किया था, कोई हलफ वलफ भी लिया था, उसके बाद नज़र ही नहीं आया बंदे किधर गए। नाज़रीन, एक चीज़ जाते जाते मैं आपको बड़ी मज़े की बताता हूँ। ये जरा आप शरीफों का बजट चेक करें। ये जो पंजाब में आया, ये शरीफ खानदान का बजट, मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि ये बजट के अंदर जितने भी नए मनसूबे लगाते हैं या जितने भी मनसूबे रखते हैं, वो ज़्यादातर अपने ज़ाती नाम के ऊपर रखते हैं, जैसे इनके अब्बा जी का पैसा है। ये सिर्फ चंद मनसूबे मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ज़रा देखें, आप इंजॉय करेंगे। मरियम नवाज सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप, नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा, मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक, नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट, कलसूम नवाज कैंसर हॉस्पिटल डीजी खान, मरियम नवाज सोशल सिक्योरिटी राशन कार्ड, मरियम को बताएं, मरियम नवाज स्पोर्ट्स सिटी लाहौर, मरियम नवाज शरीफ फ्री वाईफाई इनिशिएटिव, मियाँ नवाज शरीफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कसूर और शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स और पता नहीं कौन कौन से। मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि ये कितने नरगसियत का शिकार लोग हैं। ज़हनी मरीज मुसल्लत कर दिया लाके। कौम का पैसा, कौम का बजट है, कौम ने टैक्स दिया अपने खून पसीने की कमाई से, और ये शरीफ खानदान बाप का पैसा समझ के अपने नामों के ऊपर प्रोजेक्ट शुरू करते चले जा रहे हैं। ये नरगसियत है, ये ज़हनी मरीज़ हैं जिनको हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया, और हम इन्हीं के साथ गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मिलिट्री जर्नल्स जो हैं वो ज़बरदस्ती इन्हीं की हुकूमत बनाते हैं बार बार, और उन्हें यही लोग पसंद हैं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।